दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल CIB विथ में स्वागत है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल डी के यूनिट 15 के कंप्यूटर्स जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी का पार्ट 2 शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जिसको पिम भी बोलते हैं। प्रिविलेज यूज़र मैनेजमेंट, पम भी बोलते हैं इसको। प्रिविलेज अकाउंट मैनेजमेंट, पैम, और प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। ये तीनों पिम, पम, पैम, ये तीनों यूज किए जाते हैं। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आईटी सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट से। और इसका फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पिम, पम, पैम। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट है ये। पिम, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, प्रिविलेज्ड यूज़र मैनेजमेंट एंड पम, इसको आप ध्यान रखिएगा। पिम, पम, पैम। प्रिविलेज आई मीन्स, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, आई का मतलब आइडेंटिटी, यू का मतलब यूज़र, ए का मतलब अकाउंट और एक्सेस। इसको आप ध्यान रखिएगा तो आपको याद रहेगा। प्रिविलेज पी सभी में फिक्स है, एम मैनेजमेंट सब में फिक्स है। केवल डिफरेंस किसमें है? आइडेंटिटी में और अकाउंट में और यूज़र में। प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कैसे होता है। पिम, ऑल थ्री ऑफ दीज एक्रोनॉम्स revolve around the same simple concept: who can get to a server, how they can get to a server, and what they can do when they get there. इसमें होता क्या है, पिम में जो होता है कि इसका मेन काम क्या है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किसी को सर्वर पे एक्सेस किसको मिलना चाहिए, और वो एक्सेस मिलने के बाद उसको एक्सेस कैसे मिलेगा, किसको एक्सेस मिलेगा, और उसके अंदर वो एक्सेस मिलने के बाद क्या करेगा। ये तीन पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसमें, पिम, पैम, पम में। पिम इंश्योर मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। पिम में क्या क्या इंश्योर होता है? मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशंस। ये आप नोट कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। पिम इंश्योर मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन फॉर प्रिविलेज यूज़र। प्रिविलेज यूज़र का मतलब जिसको एक्सेस करने का परमिशन दी गई है उसे प्रिविलेज यूज़र यहाँ बोलेंगे। वॉल्टिंग ऑफ यूज़र इंश्योरिंग द सर्वर कैन नॉट बी एक्सेस बाय अल्टरनेट मीन्स as well as activity logging of such users for regular review by identified official। इसका मेन काम क्या रहेगा? जिसको पिम एक्सेस दिया रहेगा, पिम, पैम, पम, तीनों में से किसी को भी, अगर जिसको ये पिम का, पैम का एक्सेस होगा, केवल वही उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है और किसी को एक्सेस नहीं करने देगा। अब ये एक्सेस मिलेगा कैसे? जैसे किसी ने, जिसको पिम यूज़र क्रिएट किया गया है, वो रिक्वेस्ट करेगा पिम के थ्रू। पहले वो यूज़र लॉगिन करेगा अपने क्रेडेंशियल से, उसके बाद रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? दूसरे पिम यूज़र के पास जाएगी, जो उसको चेक करेगा और अप्रूव करेगा। आफ्टर अप्रूव करने के बाद इसमें भी 2 फैक्टर अथेंटिकेशन होगा या 1 फैक्टर हो सकता है। इसमें भी 2 फैक्टर या 1 फैक्टर। 2 फैक्टर 1 फैक्टर का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 2 फैक्टर का मतलब है, पहले यूज़र आईडी एंटर करेगा, फिर पासवर्ड, उसके बाद OTP आएगा। तो ये 2 फैक्टर अथेंटिकेशन हो गया। पहला यूज़र आईडी, पासवर्ड, दूसरा OTP। OTP मोबाइल पे हो सकता है, ईमेल पे हो सकता है। सेम प्रोसीजर चेकर के लिए होगा, सेम प्रोसीजर यूज़र के लिए होगा। जब ये
दोनों वैलिडेट हो जाएंगे, सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, तब ये यूज़र हमारा एक्सेस उसको मिल जाएगा सर्वर का, रीड राइट एक्सेस भी मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र कि रीड राइट एक्सेस दिया गया है कि नहीं। फिर ग्लोबल एक्सेस किस सर्वर के लिए है, कौन कौन सी सर्वर वो एक्सेस कर सकता है, वो मिल जाएगा। तो इस जो भी हमने पढ़ा इसमें 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला है फुल फॉर्म ऑफ पिम, पिम पम पैम। आपको आई मीन्स आइडेंटिटी, यू मीन्स यूज़र, ए मीन्स अकाउंट और एक्सेस, ये याद रखिएगा। उसके बाद पिम में MFA यूज़ होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ होता है। ये बैंकिंग में यूज़ होता है, ये जो हेड ऑफिस लेवल है उसमें ये यूज़ होता है। अब अगला है डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन डैम। डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग डैम is a database security technology that monitors and analyzes database activity। अब ये क्या होता है, डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन, ये एक तरीके के टूल्स होता है जो कि यूज़ होता है डेटाबेस की एक्टिविटी को मॉनिटर करने में। एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी उसमें हो रही है, ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, मॉनिटर करता है और एनालिसिस डेटाबेस एक्टिविटी क्या उसको मॉनिटर करेगा और एनालाइज करेगा कि क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरप्राइज डेटाबेस ऑडिटिंग एंड रियल टाइम प्रोडक्शंस। इसको हम इंटरप्राइज डेटाबेस ऑडिटिंग और रियल टाइम प्रोडक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि हम रियल टाइम इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। DAM collect data to analyze and report on database activity, assist with breach investigation and alert on anomalies। जैसे अगर कुछ ब्रीचेस होगा तो वो तुरंत अलर्ट भेजेगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा, ये सारा चीज़ वो रियल टाइम करता है। ये हो गया डैम। डैम का फुल फॉर्म और डैम ये आपको याद रखना है। व्हाट इज़ डैम फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है आईटी के CIB के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन, P मीन्स प्रिवेंशन, M मीन्स मॉनिटरिंग। डेटाबेस को ये मॉनिटर करेगा, प्रिवेंशन करेगा रियल टाइम बेसिस पे, ये आपको याद रखना है। डैम्प इज ए डैम extension that goes beyond monitoring and alerting to also block unauthorized activities। डैम का केवल ये काम है कि वो मॉनिटर करना है और मॉनिटर करने के बाद प्रिवेंट करना है, अलर्ट करने के बाद वो अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर एक्टिविटीज़ होंगी, एक्सेस होगा तो अलर्ट करेगा और मॉनिटर करने के बाद अलर्ट करेगा जिससे वो प्रिवेंशन हो सके। द सिस्टम मॉनिटर्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑन आइडेंटिफाइड डेटाबेस सच एज रीडिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा। ये सारी तरीके की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, वो चाहे रीडिंग हो या मॉडिफाइंग हो। अगर रीड राइट दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो उसको मॉनिटर करता है। व्हेन एनी ऑफ द प्री डिफाइंड सेट पैरामीटर आर वायलेटेड ड्यूरिंग सच एक्टिविटी, इसमें से पैरामीटर्स पहले से फिक्स रहते हैं, प्री डिफाइंड रहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ भी होता है वायलेटेड ड्यूरिंग सच एक्टिविटी वेदर एनी इनसाइडर और आउटसाइडर, या तो कोई अंदर का हो या कोई बाहर से अटैक किया हो, द सिस्टम इमीडिएटली सेंड एन अलर्ट। सिस्टम क्या करेगा, तुरंत ही एक अलर्ट यूज़र को, जो ऑथराइज यूज़र बनाया गया होगा मॉनिटर को, उसको मैसेज या एक तरीके का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इफ़ इट इज़ कॉन्फ़िगर्ड इन प्रिवेंटिव मोड, अगर प्रिवेंटिव मोड में है तो, अदरवाइज़ ये मॉनिटर केवल करेगा। अगर प्रिवेंटिव मोड में है तो उसको एक्नॉलेजमेंट सुपरवाइज़र को पहुंच जाएगा कि ऐसा ऐसा ब्रीचेस हो रहा है। इट विल इवन प्रिवेंट द एक्टर फ्रॉम कैरिंग आउट सच एक्टिविटी, और ये इसको बचाने में हमारी मदद करता है। उसके बाद तीसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी कौन कौन सी है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कई तरीके ये यूज़ होती है, काफ़ी बैंकिंग में आपको पता होगा, जो कंप्यूटर साइंस या आईटी के जिनका बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा जानते होंगे इसके बारे में। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, नेटवर्क्स रिक्वायरिंग ग्रेटर प्रोटेक्शंस अगेंस्ट इंट्रूडर इनफिल्टर्स एंड इंट्रूजन इज समबडी अटेम्प्टिंग टू ब्रेक इनटू और मिसयूज द सिस्टम। इंट्रूडर क्या हो गया, इंट्रूडर मतलब कोई घुसपैठिया, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके नेटवर्क्स में, वो चाहे
ऑथराइज्ड यूज़र हो या आउटसाइडर अटैकर हो, वो अगर आपके सिक्योरिटी में नेटवर्क में किसी गलत मकसद से इंटर कर रहा है। एन इंट्रूजन इज समबडी अटेम्प्टिंग टू ब्रेक इनटू और मिस यूज़ द सिस्टम, आपके सिस्टम को मिस यूज़ कर रहा है या ट्राई कर रहा है, तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आएगा। द प्राइमरी वेज एन इंट्रूडर कैन गेट इनटू ए सिस्टम आर फिजिकल इंट्रूजन हो सकता है या सिस्टम इंट्रूजन हो सकता है। अब फिजिकल इंट्रूजन कैसे होगा? इफ़ एन इंट्रूडर्स हैव फिजिकल एक्सेस टू ए मशीन दे विल बी एबल टू गेट इन। जैसे आपका सर्वर रूम है, अगर किसी कोई वहाँ तक पहुँच सकता है तो वो फिजिकल इंट्रूजन में आएगा। और दूसरा है सिस्टम इंट्रूजन। दिस टाइप ऑफ हैकिंग assumes the intruder already has a low privilege user account on his system। इसमें क्या होगा? आपको इंट्रूजन कैसे होगा? आपके सिस्टम में कोई लो प्रिविलेज होगा, कोई ब्रीचेज होगा, कोई सिक्योरिटी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उस तरह से वो अगर आपके अकाउंट में एक्सेस पाएगा तो वो आएगा सिस्टम इंट्रूजन में। इफ़ द सिस्टम डज नॉट हैव द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, आपका सिस्टम आउटडेटेड है या नए सिक्योरिटी पैचेस अपडेटेड नहीं है, देयर इज़ अ गुड चांसेस द इंट्रूडर विल बी एबल टू यूज़ द एज अ नोन एक्सप्लॉइट इन ऑर्डर टू गेन एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज, तो वो आपके सिक्योरिटी को ईजिली ब्रीच कर सकता है। ये आएगा सिक्योरिटी, ये आएगा दूसरे वाले में जिसको हम बोलेंगे सिस्टम इंट्रूजन। तीसरा है रिमोट इंट्रूजन। रिमोट इंट्रूजन में क्या होगा? द टाइप ऑफ हैकिंग, इसमें रिमोट मतलब दूर से। द टाइप ऑफ हैकिंग इन्वॉल्व्स एन इंट्रूडर हु अटेम्प्ट्स टू पेनिट्रेट ए सिस्टम रिमोटली अक्रॉस द नेटवर्क। वो वर्ड में कहीं पर भी होगा, रिमोट से वो आपके नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में एक्सेस पा जाएगा, उसको बोलेंगे रिमोट इंट्रूजन। फायरवॉल कैन प्रिवेंट, इससे बचाने के लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। फायरवॉल कैन प्रिवेंट इट इफ़ इट इज़ अवेलेबल बिटवीन हिम हर एंड द विक्टिम मशीन। इसमें क्या होगा? जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, एक ये आपका नेटवर्क है, ये हैक करना चाहता है, तो ब्रीचेस होगा, ये इजीली हैक कर लेगा यहाँ से। तो इसको यूज़ करने के लिए फायरवॉल, यहाँ पर एक फायरवॉल बना देते हैं जो इसको फ़िल्टर करके यहाँ तक रिक्वेस्ट तभी यहाँ तक पहुँचती है, इसको बोलेंगे फायरवॉल। अब आगे है थ्रेड्स इन ए टिपिकल लोकल और वाइड एरिया नेटवर्क्स। अब जैसे किसी जो वाइड एरिया नेटवर्क है या लोकल एरिया नेटवर्क है, तो उसमें थ्रेड्स कैसे होगा? ये इसके कई टाइप्स हैं। जैसे हैगा इम्पर्सोनेशन, एविसड्रॉपिंग, डेटा अल्ट्रेशन, डेनियल ऑफ सर्विस, डीडॉस जिसे बोलते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। अब ये सारे थ्रेड्स होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स में। नेट में कौन कौन से थ्रेड्स हो सकते हैं ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला है इम्पर्सोनेशंस। इसका मतलब ये होता है इट रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ समवन सेंडिंग ए मैसेज। ये ऐसा लगेगा कि जो मैसेज आ रहा है या रिक्वेस्ट आ रही है वो जेन्युइन पर्सन से आ रहे हैं, मतलब इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं बहरूपिया। इट रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ समवन सेंडिंग ए मैसेज विच अपीयर्स टू हैव बीन सेंड फ्रॉम समवन एल्स एक्स ऑर्डर्स और इनवाइसेस। एग्जाम्पल है इसका, जैसे ऑर्डर्स, जैसे किसी ने ऑर्डर्स आपको दिया, ऐसा लगेगा कि वो ऑर्डर्स जेन्युइन ऑर्डर्स आ रहे हैं या इनवाइसेस हैं जेन्युइन आ रही हैं, बल्कि वो लेकिन वो एक्चुअल में क्या होंगी? रॉन्ग होंगी, या कोई उसको हैकर या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस रिक्वेस्ट को भेज रहा है, इसको बोलेंगे इम्पर्सोनेशन। अब ईवसड्रॉपिंग, इसमें क्या होगा? इट रिफर्स टू द possibility of data being read by someone other than the intended recipient। अब जैसे आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, ए ने बी को भेजा कि हमें 5 लाख का ऑर्डर चाहिए, कोई गुड्स का ऑर्डर दिया। अब पता चला कि बीच में कोई आपका जो मैसेज जा रहा है, यहाँ से मैसेज ट्रेवल कर रहा है, वो कोई और रीड कर रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको चेंज कर देगा, 5 लाख की जगह
6 लाख या 7 लाख कर दिया और एड्रेस भी चेंज कर दिया और ये कहीं और डिलीवर हो गया, इस तरह को इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, ईवस ड्रॉपिंग। एग्जाम्पल है, ए कंपिटिटर में इंटरसेप्ट योर प्रपोजल टू ए बिड आर योर डिपार्टमेंट प्लान्स। क्या इसमें क्या हो सकता है, कोई भी कंपिटिटर है वो आपने बिड की है किसी चीज़ का, आपने बिड रखा है 5 लाख का, उसने सेट कर दिया आपकी इंफॉर्मेशंस को रीड करके, उसने क्या सेट कर दिया 4.99, वो ईजिली वो बिड वो जीत जाएगा, जबकि वो आपसे 1 रुपये ही कम है। तो ये किसके थ्रू हुआ, ईवस ड्रॉपिंग के थ्रू हुआ वो। इट इज़ सिंपलर फॉर एन अटैकर एज कम्पेयर टू इम्पर्सोनेशन एंड इज़ हार्डर टू डिटेक्ट। ये और इसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत ही ईजिली हो जाता है। अब डेटा अल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट टेम्परिंग विथ डेटा, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा बीइंग चेंज्ड इन सच ए वे दैट इट अपीयर्स लेजिटिमेट। अब इसमें क्या होगा, ओरिजिनल डेटा को ही चेंज कर दिया गया और ये ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअल डेटा है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। एग्जांपल जैसे हो गया, इंट्रूडर में चेंज है बाई ऑर्डर टू सेल, सिंपली बाई को उसने सेल कर दिया और ये इसको बोलेंगे डेटा अल्ट्रेशन। अब डेनियल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक, ये यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग है, ये ब्रेकआउट होगा। डेनियल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक, इन दिस इंट्रूडर अटेम्प्ट्स टू क्रैश ए सर्विस आर द मशीन्स। इसमें क्या होगा, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसी चीज़ को एक्सेस करने का और ये यहाँ से इसको मना करता जा रहा है, आपको हमेशा डेनियल करता जा रहा है, आपको कभी इसको एक्सेस ही नहीं मिलेगा, तो इसको बोलेंगे डेनियल ऑफ सर्विसेज। ओवरलोड हो गया, जैसे आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ साइटें क्रैश हो जाती हैं, ये सब डेनियल ऑफ सर्विसेज में आ सकती हैं। इन दिस इंट्रूडर अटेम्प्ट्स टू क्रैश ए सर्विसेज आर द मशीन्स ओवरलोड नेटवर्क्स लिंक्स ओवरलोडेड द सीपीयू और फिल अप द डिस्क, इसको बोलेंगे डॉस। अब इसी का नेक्स्ट वर्जन है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज, जिसको बोलते हैं डीडॉस। इट इज़ सिमिलर टू डॉस अटैक but the result are much different. Instead of one computer and one internet connections, the DDoS attacks utilize many computer and many connections. इसमें क्या होगा कि ये नेटवर्क पे करता है, पहले वाले में डॉस में कर रहे थे एक सिस्टम पे कर रहा था, अब ये हर सिस्टम पे करेगा, पूरे नेटवर्क में ही करेगा। आप किसी भी चीज़ को करेंगे ये सबको ब्लॉक कर देगा, आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसको बोलते हैं डीडॉस। अब अगला है फायरवॉल। ए फायरवॉल इज अ कंप्यूटर सिक्योरिटी पैरामीटर डिवाइस दैट इंस्पेक्ट ट्रैफिक एंटरिंग एंड लीविंग द नेटवर्क डिपेंडिंग ऑन द सिक्योरिटी रूल्स असाइंड स्पेशली टू इट। द फायरवॉल आइदर परमिट्स सेफ ट्रैफिक और डिनाइज इस ट्रैफिक इट डीम्स एज डेंजरस। इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर है और ये नेटवर्क है, इसमें क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट आप एक्सेस करने के लिए नेटवर्क को रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब रिक्वेस्ट जाती है तो क्या करते हैं, आप सिंपली इसको एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसमें कुछ जेन्युइन रिक्वेस्ट भी आएंगी, कुछ रिक्वेस्ट जो है अटैकर की भी आएंगी, तो ये क्या करता है, बीच में एक फायरवॉल क्रिएट कर दी जाती है, बीच में एक फायरवॉल क्रिएट कर, इसमें फ़िल्टर लगा होता है, ये एक पैटर्न पहले से फिक्स कर दिया जाता है बेस्ड ऑन द लर्निंग मोड कि ये कुछ टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं, ये रिक्वेस्ट इसमें सेट कर दी जाती हैं कि ये जेन्युइन रिक्वेस्ट हैं, जो जेन्युइन रिक्वेस्ट होंगी वो पास कर दी जाएंगी और जो विदाउट जेन्युइन की होंगी वो यहीं पर ब्लॉक हो जाएंगी, इसको बोलते हैं फायरवॉल। ये फायरवॉल नेटवर्क पर रखा जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिक्योरिटी रूल्स असाइंड, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी रूल्स जो असाइन कर दिए जाते हैं स्पेशली टू इट। द फायरवॉल आइदर परमिट सेफ ट्रैफिक और डिनाइज, ये जो रूल्स को फॉलो करेगा उसको ये अलाउ करेगा, बाकी को ये वहीं पर ब्लॉक कर देगा। द फायरवॉल इज ए नेटवर्क कंपोनेंट कनेक्टिंग एन इंटरनल प्राइवेट कॉर्पोरेट नेटवर्क टू एन एक्सटर्नल पब्लिक नेटवर्क, ये सच एज इंटरनेट। ये यूजुअली यही होता है, जो कॉर्पोरेट होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो वो वर्क करती है मोस्टली इंट्रानेट पे,
और जो हमारा कंप्यूटर है या जो भी रिक्वेस्ट आती है ये इसको बोलते हैं इंटरनेट। तो ये मोस्टली यूज़ होती है फायरवॉल इंटरनेट से जब हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट को। ये देखिए लैन कॉर्पोरेट नेटवर्क है और ये फायरवॉल इंटरनेट से रख दी गई है। Firewalls can also prevent malicious software from accessing a computer or network via the internet। ये जब भी हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे तो ये वहाँ पर प्रिवेंट करता है malicious सॉफ्टवेयर्स को, ताकि आपके में कोई वायरस का अटैक ना हो। Consider a massive castle instead of a network. The source address represent a person's attempting to gain access to the cassette। जब भी सोर्स एड्रेस जो होगा, जब भी वो अटेम्प्ट करेगा गेन एक्सेस को, आपके कैसेट को मतलब डेस्टिनेशन को एक्सेस करने करेगा, द पोर्ट इज ए रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए रूम इन द कैसेट। द प्रोटोकॉल स्टैंड इन फॉर ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस स्टैंड इन फॉर द कैसेट। ओनली ट्रस्टेड इंडिविजुअल सोर्स एड्रेस आर परमिटेड टू एंटर द कैसेट डेस्टिनेशन। यहाँ पर कैसे ये कैसेट का मतलब हो गया डेस्टिनेशन एड्रेस। आपको इतना सब नहीं ध्यान देना है, बस केवल इतना आपको ध्यान देना है कि जो भी इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएंगी वो जब भी कॉर्पोरेट नेटवर्क पे आएंगी, कॉर्पोरेट नेटवर्क या इंटरनेट आप बोल सकते हैं, जब भी रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी तो ये क्या करेगा, जो ट्रस्टेड नेटवर्क होंगे केवल उन्हीं को पास करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। इसी को बोलते हैं फायरवॉल। इतना आप जानिए। टाइप्स ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल कई तरीके की होती हैं। बेस्ड ऑन द फंक्शनिंग फायरवॉल्स आर 5 टाइप्स। ये 5 टाइप्स के हो गए। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग जैसा है कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ पैकेट का फिल्टरिंग हो रहा है। देखते हैं कैसे। दिस इज बेसिक टाइप ऑफ फायरवॉल वेयर ईच पैकेट आर एग्जामिंग एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मूविंग अहेड इफ ए स्पेसिफिक सिक्योरिटी रूल इज नॉट मेट। इसमें क्या होता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है नेटवर्क पे एक्सेस करने के लिए, तो जो हमारा डेटा है वो हमेशा पैकेट के फॉर्म में सेंड होता है। पैकेट मीन्स कि इतने बिट का डेटा जा रहा है, इतने इतने बिट के डेटे के, एक जैसे 32 बिट का है तो इसमें डिफाइन कर दिया गया कि 4 बिट का जाना है डेटा, एक बार में वो 4 बिट का सेंड करेगा। तो ये 8 बार भेजेगा, तो मतलब 8 पैकेट्स सेंड होंगे। ये कुछ मिली सेकेंड्स में होंगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरह डेटा वो सेंड होता है। तो यहाँ पर इस पैकेट फिल्टरिंग में होगा, एक एक पैकेट को चेक करेगा, अगर वो सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो उनको पास करेगा, अदरवाइज ब्लॉक कर देंगे। इन दिस सिंपल चेक ऑन ऑल डेटा पैकेट्स अराइविंग फ्रॉम द नेटवर्क राउटर इंस्पेक्टिंग ए स्पेसिफिक सच एज सोर्स एंड डेस्टिनेशन, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल एंड अदर सरफेस लेवल डेटा। बट इन दिस पैकेट फिल्टरिंग डू नॉट ओपन डेटा पैकेट्स टू इंस्पेक्ट देयर कॉन्टेंट्स। इसमें ये कह रहा है कि जब भी हमारा पैकेट सेंड होगा, तो पैकेट जब भी सेंड होगा नेटवर्क में तो उस पैकेट का आईपी एड्रेस चेक करेगा, सोर्स का करेगा, डेस्टिनेशन का करेगा, सोर्स का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करेगा, पोर्ट नंबर चेक करेगा कि 443 है, 554 है, 844 है, ये पोर्ट नंबर चेक करेगा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, कौन सा, ये सारे चेक करेगा। लेकिन उस पैकेट के अंदर डेटा क्या है, इसमें क्या भरा हुआ है, वो नहीं चेक करेगा, केवल वो पैकेट चेक करेगा। ये हो गया पैकेट फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। दूसरा है प्रॉक्सी फायरवॉल। इट इज़ आल्सो नोन एज एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल। इट्स फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक एट द OSI नेटवर्क मॉडल एप्लीकेशंस लेयर। ये इसमें क्या होता है, इसको हम एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल कहते हैं। इट्स फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक एट द OSI नेटवर्क मॉडल एप्लीकेशन लेयर। हम शायद फर्स्ट मॉड्यूल ए या बी में OSI लेयर आपको पढ़ने को मिलेगा। OSI लेयर 7 तरीके की होती है। APS TNDP एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक लेयर, ये 7 OSI लेयर होती हैं। उसमें से ये प्रॉक्सी फायरवॉल क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन फायरवॉल लेवल की फायरवॉल होता है, जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रिसाइड करेगा। इट्स फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक एट द OSI नेटवर्क मॉडल एप्लीकेशन लेयर। जो नेटवर्क का एप्लीकेशन लेयर होता है, जो सबसे ऊपर में है,
उस पर क्या करता है, ये फ़िल्टर लगा के रखता है एप्लीकेशंस पे, तो वहाँ पर ये फ़िल्टरिंग करता है। प्रॉक्सी फायरवॉल monitors traffic at the application layer as an intermediary between two systems. Protocol at this layer include HTTP and FTP. HTTP में तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस पे वो क्या करता है, प्रॉक्सी फायरवॉल इसको मॉनिटर करता है कि ट्रैफिक हमारा कैसा एप्लीकेशन लेयर पे आ रहा है। Speed can be a major weakness of proxy firewalls because of the transfer process adds एक्स्ट्रा स्टेप्स। इसमें स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये बोल रहा है कि स्पीड इसकी वीकनेस होती है। अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो ये फायरवॉल सही से वर्क नहीं करता है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस एंड एक्स्ट्रा स्टेप्स। अगला है नेट फायरवॉल्स, जिस फुल फॉर्म ज़रूर इसको याद रखिएगा कि और टाइप्स इसके आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे सीआईबी में, पूछ लेगा कि इनमें से फायरवॉल कौन से नहीं है। 5 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन चेंज कर देगा और पूछेगा कौन सा फायरवॉल नहीं है। जैसे यहाँ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हो गया, प्रॉक्सी फायरवॉल हो गया, नेट फायरवॉल हो गया, वेब फायरवॉल हो गया और NGFW फायरवॉल हो गया। अब इसमें से 4 दे देगा, एक गलत डाल देगा, वो फायरवॉल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें पूछा जाएगा। नेट फायरवॉल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल functioning by allocating a public address to a group of devices within a private network. Individual IP address are obscured by net. इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल आईपी एड्रेस नहीं दिया जाता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल्स फंक्शन बाय अलोकेटिंग ए पब्लिक एड्रेस, एक पब्लिक एड्रेस दे दिया जाता है जिसको नेटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक पब्लिक एड्रेस दे दिया जाता है, जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी डिफरेंट आईपी एड्रेस से, वो इस पब्लिक आईपी से रूट करेंगी। इस पब्लिक आईपी पे हिट करने के बाद वो कहाँ पर जाएंगी, आपके वेब सर्वर पे जा सकती हैं, ऐप सर्वर पे जा सकती हैं, डिपेंड करता है आपका कौन सा एप्लीकेशन से। सारी डिफरेंट आईपी हैं, ये आपका पीसी का आईपी हो गया, ये मोबाइल का आईपी हो गया, या डिफरेंट आईपी से इस पब्लिक आईपी को हिट करेंगे और फिर यहाँ से जाएंगी। इसको बोलेंगे नेट फायरवॉल। Allocating a public address to a group of devices within a private network, individual IP addresses are obscured by NAT. As a result, attackers scanning a network for IP address are preventing from discovering specific details. Both NAT firewalls and proxy firewalls serve as a bridge between groups of devices and outside traffic. बस आप इतना याद रखिए कि ये क्या करता है, ये भी एक तरीके का फायरवॉल है जिसमें पब्लिक आईपी का यूज़ होता है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, इट इज़ ए इन चार्ज ऑफ फिल्टरिंग वेब, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ऑफ फिल्टरिंग, मॉनिटरिंग एंड ब्लॉकिंग डेटा पैकेट्स एज दे पास थ्रू वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस। हमारा एप्लीकेशंस हो गया या वेबसाइट हो गया, तो इसमें भी ये भी एक तरीके का फायरवॉल है। इसमें क्या होगा, सारी रिक्वेस्ट आएंगी, यहाँ पर वाइट लिस्टिंग कर दिया जाता है। यूआरएल का हो गया, जो भी यूआरएल जेन्यून होंगे उनको वाइट लिस्ट कर दिया जाएगा। जब भी रिक्वेस्ट उस पर आएगी, पहले इसको लर्निंग मोड पे रखते हैं, फिर इसको प्रोटेक्टेड मोड पे कर देते हैं। तो जो भी यूआरएल वाइट लिस्ट होते हैं, केवल वो इसी को पास करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। इसको बोलते हैं वैफ। इट इज़ इन चार्ज ऑफ फिल्टरिंग, मॉनिटरिंग एंड ब्लॉकिंग। फिल्टर करता है, मॉनिटर करता है और ब्लॉक कर देता है। जो भी सेटअप रूल्स के पैकेट नहीं रहेंगे उनको वहीं पे ब्लॉक कर देगा। एज दे पास थ्रू वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, ए वेब इज टिपिकली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन और मोर वेबसाइट और एप्लीकेशन एंड कैन रिसाइड ऑन द नेटवर्क। इसमें क्या होगा, पहले ही जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो पहले वेब में आएगी, वेब में आने के बाद फिर ये इनसाइड का आपके वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाएगी। And can reside on a network at the host or in the cloud. WAF come in the form of server plugins, cloud servers or network applications. ये यहाँ पे आप याद रखिएगा, WAF आता है सर्वर प्लगइन के फॉर्म में आएगा, क्लाउड सर्विस के फॉर्म में आएगा, नेटवर्क एप्लीकेशंस के फॉर्म में आएगा। ए WAF इज सिमिलर टू प्रॉक्सी फायरवॉल। एक क्वेश्चन से यहाँ से आपका ऐसा बन सकता है कि WAF किसके सिमिलर है। WAF इज इक्वल टू प्रॉक्सी फायरवॉल।
but it focus on defending against application layer web based attackers. तो इसमें क्या होगा, वेब जो है हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल की तरह होगा, लेकिन ये कहाँ फोकस करता है, फोकस करता है डिफेंडिंग अगेंस्ट एप्लीकेशन लेयर वेब बेस्ड अटैकर। जो भी एप्लीकेशन लेयर बेस्ड होंगे, अटैक्स होंगे, उनको ये डिफेंड करता है। अब आखिरी है NGFW firewall, next generation firewall. It is the most popular type of firewall because of significant improvement in storage space, memory and processing speed. NGFW expand on the feature of traditional firewall and add other critical security functions such as intrusion prevention, VPN, anti-malware and even encrypted traffic inspection. ये इसमें बस केवल इतना ही नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो गया। इसमें थोड़ा सा जो भी हमारे और फायरवॉल है उसमें से थोड़ी सी सिक्योरिटी इसमें एडिशनल यूज़ की गई है, जिसकी वजह से इसे नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। कौन कौन सी सिक्योरिटी इसमें यूज़ की गई हैं, जैसे कि इसमें VPN ऐड किया गया है, एंटी मालवेयर यूज़ किया गया है, इंट्रूजन प्रिवेंशन यूज़ किया गया है, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक इंस्पेक्शन से, ये सारी एडवांस फीचर्स इसमें यूज़ किए गए हैं, इसलिए इसको NGFW बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ NGFW टू हैंडल डीप पैकेट इंस्पेक्शंस मींस दैट द फायरवॉल कैन अनपैक द पैकेट्स। अभी हमने जब ऊपर पढ़ा था कि पैकेट फायरवॉल था हमारा, उस पैकेट में हमारे पैकेट को चेक क्या करता था, IP एड्रेस चेक करता था, लो डेस्टिनेशन का IP एड्रेस चेक करता था, पोर्ट नंबर चेक करता था, लेकिन ये चेक नहीं करता था कि उस पैकेट के अंदर कंटेंट क्या है। लेकिन NGFW में पैकेट के अंदर कौन सा इंस्पेक्शन होगा, क्या डेटा है, वो भी इस फायरवॉल में चेक किया जाता है। इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। डेटा टू प्रिवेंट एनी पैकेट्स कंटेनिंग मैलिशियस डाटा फ्रॉम proceedings. NGFW can also be used in conjunction with software defined wide area network, जिसको SD-WAN बोलते हैं। सॉफ्टवेयर, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड SD-WAN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब अगला है हमारा VPN, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। VPN क्रिएट्स ए सिक्योर कनेक्शन ओवर द इंटरनेट फॉर रिमोट एक्सेस। VPN का यूज़ किया जाता है जब हम नेटवर्क का एक्सेस करते हैं, इंटरनेट से अगर हम इंटरनेट को कनेक्शंस चाहिए और एक्सेस कर रहे हैं रिमोटली, तो VPN का यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूड्स ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड PPTP, जिसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर TCP बिल्ट इनटू विंडोज़। PPTP क्या है, ये हमारा एक तरीके का VPN है, इसको याद रखिएगा, VPN है माइक्रोसॉफ्ट का। PPTP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर TCP, ये हमारा एक तरीके का VPN है। दिस गिव्स ए मशीन 2 IP एड्रेस, वन ऑन द इंटरनेट एंड ए वर्चुअल वन ऑन द कॉर्पोरेट नेटवर्क। अगला है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन का मतलब ओरिजिनल डेटा को हम ऐसे डेटा में बदल देना जो कोई आम आदमी उसको पढ़ ना सके, अगर पढ़ सके तो उसको समझ में नहीं आए कि वो क्या लिखा हुआ है। उसमें कुछ यूज़ कर लेते हैं, इस तरह का इनक्रिप्शन टेक्निक यूज़ की जाती है कि जिसके पास वो की होगी केवल वही उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। इट मीन्स द मैसेज इज ट्रांसफर्ड इनटू एन इनएलिजिबल कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। इसका मतलब क्या होगा, इनएलिजिबल कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि समझ में ना आए, जैसे XY लिख दिया, BC लिख दिया, D लिख दिया, अब ये क्या लिखा है नहीं समझ में आएगा। लेकिन X का कोई कोडिंग दे दिया, X मीन्स ये हो गया, Y मीन्स क्या हो गया, X मीन्स C हो गया, Y मीन्स I हो गया, B मीन्स I हो गया, X मीन्स C हो गया, Y मीन्स A हो गया, B मीन्स I हो गया, C मीन्स I हो गया, तो ये क्या बन गया CAIIB। इस तरीके का कुछ कोडिंग्स वो की जाती है, जिसको सेंडर और रिसीवर दोनों को वो कोडिंग्स पता होती है किसका क्या मतलब है, वही केवल उसको एनक्रिप्शन से डिक्रिप्ट कर सकते हैं, बाकी किसी को वो पता नहीं चलेगा। वी हैव चॉइस ऑफ ईमेल इनक्रिप्शंस।
ईमेल इंक्रिप्शन, ये आप याद रखिएगा, PGP और SMIME ये ईमेल इंक्रिप्शन का तरीका है या टूल्स हैं। फाइल इंक्रिप्शन PGP अगेन और फाइल सिस्टम इंक्रिप्शन बेस्ट क्रिप्टो PGP अगेन, ये इसके एग्जांपल हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ल्यूरेस हनी पॉट्स, ल्यूरेस या हनी पॉट्स किसको बोलते हैं? इट इज़ ए बोगस सिस्टम इंस्टॉल्ड फॉर इंट्रूडर डिटेक्शन पर्पज। इसका यूज़ होता है, ये एक तरीके का सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो कि इंट्रूडर डिटेक्शन के पर्पज के तरह से यूज़ होता है, जो कि प्रिटेंड करता है कि अगर किसी भी तरीके का अटैक्स होता है, ये खुद के एडवर्टाइज नहीं करता है, किसी को बताता नहीं है कि ये इस तरह का पढ़ा है, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये प्रिवेंशंस के लिए यूज़ होता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS। An IDS is a system for detecting such intrusion. It can be broken down into the following categories. इंट्रूजन क्या होता है? इंट्रूजन IDS का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसको याद रखिए। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, ये 3 तरीके, ये देखिए कितने तरीके, ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग। नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शंस, पहले कहाँ हम डिटेक्ट करेंगे? नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शंस में। इट मॉनिटर्स पैकेट ऑन द नेटवर्क्स वायर and attempts to discover if a cracker is attempting to break into a system or cause a denial of services DOS or distributed DOS। ये कैसे करेगा? अगर कोई हैकर DDoS या DOS अटैक कर रहा है तो ये नेटवर्क पे, तो ये इसको डिस्कवर करने के लिए यूज़ होता है, जिसे बोलते हैं नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, NIDS। अगला है हमारा सिस्टम इंटीग्रिटी वेरीफायर्स, SIV। इट मॉनिटर सिस्टम फाइल्स टू फाइंड व्हेन एन इंट्रूडर चेंज देम्स देयर बाय लीविंग बिहाइंड ए बैकडोर। एग्जांपल ट्राइप वायर। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? ट्राइप वायर क्या है? वो ट्राइप वायर IDS का एक फुल फॉर्म टाइप्स है। SIV मॉनिटर्स विंडोज रजिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्डर टू फाइंड वेल नोन सिग्नेचर्स। ये सिग्नेचर का हेल्प लेता है। ये क्या करेगा? आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहेगा, टू फाइंड करता है व्हेन एन इंट्रूडर चेंज देम, जब इंट्रूडर खुद को चेंज करता है, देयर बाय लीविंग बिहाइंड ए बैकडोर, वो अपना कोई सिग्नेचर या कुछ साबुत छोड़ के जाएगा, तब ये इसको डिटेक्ट कर लेता है। लॉग फाइल मॉनिटर्स, जिसको बोलेंगे LFM। इट मॉनिटर्स द लॉग फाइल्स। जब भी कोई भी एक्सेस होता है सिस्टम में तो एक लॉग फाइल क्रिएट होती है जिसमें उसका पूरा हिस्ट्री रहती है, जैसे हिस्ट्री होती है क्रोम में, उसी तरह एक लॉग फाइल होती है, हर एप्लीकेशंस का लॉग फाइल क्रिएट होती है। इट मॉनिटर द लॉग फाइल्स जनरेटेड बाय नेटवर्क सर्विसेज। जब भी नेटवर्क सर्विसेज यूज़ होंगी तो क्या यूज़ होंगी? तो एक लॉग फाइल क्रिएट होगी। इन ए सिमिलर मैनर टू NIDS and NIDS, these systems look for a patterns in the logs files that suggest an intruder is attacking। ये लॉग फाइल्स को एनालिसिस करके उसके पैटर्न्स को समझ करके ये पता लगाते हैं कि इसमें कोई अटैक हुआ है कि नहीं। जैसे इसका एग्जांपल है पार्सर फॉर HTTP सर्वर लॉग फाइल्स दैट लुकिंग फॉर इंट्रूडर हु ट्राई वेल नोन सिक्योरिटी होल्स। अब पार्सर टेक्निक यूज़ होते हैं पार्सर फॉर HTTP सर्वर्स पे लॉग फाइल्स जब क्रिएट होंगी तो उसको इंट्रूडर्स को पता करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द इंट्रूजन मे बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ। इंट्रूजन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? एनोमॉली डिटेक्शन, इसका मेथड्स आपसे पूछा जा सकता है, ज़्यादा नहीं है, 2 ही है, एनोमॉली डिटेक्शंस और सिग्नेचर डिटेक्शंस। इंट्रूजन कैसे डिटेक्ट हो सकते हैं? एनोमॉली डिटेक्शन से है और सिग्नेचर रिकॉग्निशन से है। द आइडिया बिहाइंड दिस अप्रोच इज टू मेजर ए बेस लाइन of such states as CPU utilizations, disk activity, user login, file activity, and so on. Then the systems can trigger when there is a deviation from these baselines. The benefit of this approach is that it can detect the anomalies without having to understand the underlying cause behind the anomalies। इसमें सिंपली एनोमॉलीज में क्या होगा? एक जैसे आपका CPU यूटिलाइजेशन है, डिस्क एक्टिविटी है, उसके लिए एक बेस लाइन क्रिएट कर दी जाएगी। जैसे आप ये समझिए, एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ कि CPU का यूटिलाइजेशन है, ये है ऑन एवरेज आपका 40% 30% होता है। लेकिन अगर कोई आपके सिस्टम से डेटा
अचानक से कॉपी करने लगे तो CPU यूटिलाइजेशन अचानक से 70% 80% इंक्रीज हो जाएगा। जो एक बेस लाइन हो गया, आपका बेस लाइन सेट हो गया था 40 to 50% डेली यूज़ होता था, ऑन एवरेज यूज होता था, लेकिन किसी दिन अचानक से CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया, तब क्या होगा, ये एक ट्रिगर करेगा जिससे इसको अलर्ट मिल जाएगा कि एनोमोली डिटेक्शंस हुआ है, कि आपके यहाँ आपके PC या आपके सिस्टम में कोई ना कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो रही है। ये हो गए एनोमोली डिटेक्शन। सिग्नेचर रिकॉग्निशन में क्या होगा, द मेजॉरिटी ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर बेस्ड अपॉन एग्जामिन द ट्रैफिक लुकिंग फॉर ए वेल नोन पैटर्न्स ऑफ अटैक्स। इसमें क्या होगा, जो पहले से अटैक्स पता है कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं, उनको इसमें पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। अगर उस तरह का होगा, दिस मीन्स दैट फॉर एवरी हैकर्स टेक्निक द इंजीनियर्स कोड समथिंग इनटू द सिस्टम फॉर दैट टेक्निक, दिस कैन बी सिंपल एज अ पैटर्न मैच। पहले से ही इस तरह का अटैक्स हुआ है तो उस तरह की उनको पता है, वो पहले से ही उसमें हार्ड कोडेड कर दिया जाता है। इंजीनियर्स उसमें से ही पहले ही से ही कोड जितने भी अटैक्स पहले हो चुके हैं कर देते हैं। अगर उस तरह का पैटर्न्स मिलता है तो ये सिग्नेचर रिकग्निशन उसको पकड़ लेता है। फिर है हमारा इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अब तो डिटेक्शन हो गया, अब हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, जिसको बोलते हैं IPS। वन इज आइडियाज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, अब ये है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। IPS सिट्स बिटवीन द फायरवॉल एंड द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अब इसमें क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये यूज़र था, ये नेटवर्क था, बीच में फायरवॉल थी, इस फायरवॉल से जाता था। अब क्या होगा, IPS कहाँ सेंड बैठेगा, फायरवॉल और नेटवर्क के बीच में, ये है हमारा IPS। ये क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा, किससे, फायरवॉल से अगर कुछ छूट गया और नेटवर्क तक पहुंचने में तो यहाँ पर प्रिवेंट करेगा। That way, if an attack is detected, the IPS can stop the malicious traffic before it makes it to the rest of the network। अब अगर कुछ डिटेक्ट हुआ तो वो वहीं फायरवॉल के बाद ही उसको प्रोटेक्ट कर देगा। एंड IDS सिंपली सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द नेटवर्क। वो IDS क्या था, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वो नेटवर्क के ऊपर भी ही रहता था रेदर देन इन द फ्रंट ऑफ इट। वो और अनलाइक IDS, IPS एक्टिविटी टेक्स स्टेप टू प्रिवेंट और ब्लॉक इंट्रूजन दैट आर डिटेक्टेड। जो IDS डिटेक्ट करेगा उसको IPS डिटेक्ट क्या करेगा, प्रिवेंट करता है ब्लॉक करके। These preventing steps include activities like dropping malicious packets and resetting or blocking traffic coming from malicious IP address। अगर कुछ भी इन एन एक्टिविटी हो रही है जो कि malicious पैकेट्स आ रहे हैं तो वो उस malicious IP एड्रेस को ब्लॉक कर देता है। IPS कैन बी सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ IDS। IDS का एक एक्सटेंशन वर्जन है IPS, which has the additional capabilities to prevent intrusion while detecting them। IDS कोई भी malicious activities को डिटेक्ट करेगा, प्रिवेंशन उसको ब्लॉक कर देगा। IPS आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अब ये IPS कितने कैटेगरीज में है, 4 कैटेगरीज में है। फर्स्ट वन इज़ द नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशंस। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, 4 तरीके का है NIPS, नेटवर्क based intrusion prevention system NIPS, which monitors the entire network for a suspicious activity। जो कि पूरे नेटवर्क में सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, वो होता है नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन। सेकेंड है, द सेकेंड टाइप ऑफ इज द नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस NBA। सेकेंड वन इज नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस, जो कि नेटवर्क के बिहेवियर को देखकर सिस्टम दैट एग्जामिन द ट्रैफिक फ्लो टू डिटेक्ट अनयूजुअल ट्रैफिक फ्लोज which could be result the attack such as DDoS, denial of services, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। ये दूसरा वाला किस पे काम करता है, नेटवर्क ट्रैफिक है, अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो DDoS अटैक्स होगा। थर्ड वन इज क्या है, द थर्ड काइंड इज द वायरलेस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम वाइप्स। wireless intrusion prevention systems which analysis wireless networks for suspicious traffic। जैसे वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, वाईफाई के थ्रू अगर सस्पिशियस ट्रैफिक आ रहा है तो वाइप्स काम करेगा। द फोर्थ टाइप इज द होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जिसको हिप्स बोलते हैं। वो होस्ट बेस्ड होगा, वेयर ए सॉफ्टवेयर पैकेज इज इंस्टॉल टू मॉनिटर एक्टिविटीज़ आर सिंगल होस्ट। केवल इसके टाइप्स आपसे पूछेगा जो कि इम्पोर्टेंट है। आप IPS के 4
फॉर्म है, 4 टाइप्स हैं। निप्स, नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। दूसरा एनबीए, नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस। तीसरा वेप्स, वायरलेस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। और चौथा है हिप्स, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये इसके टाइप्स हो गए। अब सिक्योरिटीज़ के और तरीके कैसे हैं रोकने के। सिक्योरिटीज़ और कौन कौन सी हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन के लिए। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, दिस इज द अदर दैन बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक फिंगरप्रिंट्स विच इंक्लूड्स ऑटोमेटिक मेजरमेंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन वेयर द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूनिक टू ए पर्सन। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी क्या हो गई, ऐसे कैरेक्टर्स हो गए जो हर पर्सन के यूनिक होते हैं, वो बायोमेट्रिक सिक्योरिटीज आते हैं। सम इंडस्ट्रीज विच आर वाइडली यूजिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर्स में भी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी यूज़ होती हैं। कैसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज़ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एज ए पार्ट ऑफ आइदर देयर 2 आर मल्टी फैक्टर। यहाँ पर सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2 होगा। 2 आर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन strategy to protect themselves and their clients from account takeover attacks। जैसे कि आप सभी बैंकर से हैं तो आपको पता होगा कि CBS में लॉगिन करने के पहले आपको क्या होता है, एक पहला तो आपको DMS लॉगिन चाहिए, उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड होता है। उसके बाद CBS में फिंगरप्रिंट, यूज़र आईडी डालने के बाद फिंगरप्रिंट चाहिए, उसके बाद पासवर्ड चाहिए। तो सब जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। हेल्थ केयर में हो गया बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सच एज फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, आइरिस स्कैनर एंड फेशियल रिकॉग्निशन कैन हेल्प हॉस्पिटल वैलिडेट ए पेशेंट आइडेंटिटी एंड इंश्योर द मेडिकल स्टाफ्स हैव एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड मोर। बड़े बड़े अस्पतालों में, जो अच्छे अस्पताल हैं, वहाँ पर भी हेल्थ केयर में बायोमेट्रिक सिक्योरिटीज़ यूज़ होती हैं, जहाँ पर कस्टमर्स के डेटा स्टोर होता है या कुछ ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती हैं कस्टमर्स की जो ज़रूरी होती हैं उसके हेल्थ चेकअप के लिए या हेल्थ हिस्ट्री के लिए, वो वहाँ पर भी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का यूज़ होता है। तीसरा है लॉ इन्फोर्समेंट सेक्टर। इन दिस आल्सो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। द ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसको AFIS बोलते हैं, ये फुल फॉर्म थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। फुल फॉर्म इसमें काफ़ी ज़्यादा है, वो जो पूछे भी जाते हैं। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से याद नहीं करने की ज़रूरत है, एक बार पढ़ लेंगे तो एक बार 2 बार ये ईजिली याद हो जाएगा। जब वहाँ ऑप्शन मिलेगा तो आपको हिट करेगा। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इज़ ए डेटाबेस यूज टू आइडेंटिफाई फिंगरप्रिंट्स। जैसे UIDAI के पास डेटाबेस है सारा सबका फिंगरप्रिंट्स का आधार के थ्रू, उस तरह ये भी एक डेटाबेस है। वाइडली यूज्ड बायोमेट्रिक टेक्निक्स, ज़्यादातर कौन कौन से बायोमेट्रिक टेक्निक्स यूज होते हैं। सिग्नेचर रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक सिग्नेचर डिवाइस operate by signature dynamics, that is how a signature is written and not as the patterns indicate. It takes into account the time history of pressures, velocity, direction and acceleration. Several signatures are needed for initial recognition and recognition। इसमें क्या होता है, सिग्नेचर रिकॉग्निशन, आपने सिग्नेचर कर दिया, किस वेलोसिटी के साथ किया है, किस प्रेशर के साथ किया है, किस डायरेक्शन में किया है, वो उसको रिकग्नाइज कर सकता है। ये सिग्नेचर फ्रॉड में, फोर्जरी में ये काम आता है रिकग्नाइज करने के लिए। फिंगरप्रिंट रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट्स आर इमेज ऑफ पेपिलरी रिजल्ट्स इन द अदर स्किन लेयर ऑफ फिंगर्स। जो हमारे फिंगर्स होते हैं इसमें छोटे छोटे जो हमारे लेयर्स होती हैं उसको रिकग्नाइज करता है। रीजनेबल एक्यूरेसी एंड ईज ऑफ मेजरमेंट आर द हॉल मार्क्स ऑफ फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। आधार कार्ड सिस्टम इन इंडिया यूज 10 फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक रिकग्निशन। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आपका आ सकता है। आधार नंबर 10 फिंगरप्रिंट यूज़ करता है, बायोमेट्रिक के 10 उंगलियों के बायोमेट्रिक आधार कार्ड में यूज़ होते हैं। फिर है पॉल्म फिंगरप्रिंट, जो हमारी हथेली है उसका फिंगरप्रिंट रिकग्निशन। palm fingerprints are similar to fingerprints but a larger area of operation and more extensive features and hence are easier than फिंगरप्रिंट्स फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़। जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं उसमें थोड़े से एरिया का कैप्चर होता है इमेज, और बाकी पॉम
प्रिंट रिकग्निशन, इसमें पूरे हथेली का यूज़ होता है, तो ये ज़्यादा इजी है और ज़्यादा सिक्योरिटी इसमें आ जाती है। हैंड जियोमेट्री रिकग्निशन, इसमें क्या होता है, दिस डिवाइस ऑपरेट बाय मेजरिंग ए 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ हैंड, इसमें हैंड का 3 डायमेंशनल इमेज ली जा सकती है। वॉइस प्रिंट रिकग्निशन, दिस टाइप ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉइस रिकग्निशन, इसमें आपकी वॉइस को रिकग्नाइज किया जाता है। अगला है आई रेटिना पैटर्न रिकग्निशन, दिस इज ए यूनिक बायोमेट्रिक डिवाइस, द वेरिफिकेशन डिवाइस यूज एन इंफ्रारेड बीम टू स्कैन द बैक of the eye in a circular pattern and a detector measures the reflected light, इसमें जो आपकी आंखों की पुतलियाँ हैं उसी में आई रेटिना है, जो रेटिना है उसको स्कैन किया, उसको रिकग्निशन किया जाता है। फिर आयरस पैटर्न रिकग्निशन लाइक ए रेटिना स्कैन, जैसे कि रेटिना स्कैन में किया गया है। एंड आयरस स्कैन आल्सो प्रोवाइड्स यूनिक बायोमेट्रिक डेटा दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट, ये काफ़ी सिक्योर होता है एंड रिमेन्स द सेम फॉर ए लाइफ टाइम, और ये चेंज नहीं होता है। Delta ID is working on deploying more affordable and accurate iris recognition technology for the Indian market to be integrated into a smartphone so that they can be used in Aadhaar biometric verification। अब ये आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, डेल्टा आईडी रिलेटेड टू किससे है, आइरिस पैटर्न से, ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट बन जाएगा यहाँ से। डेल्टा आईडी इज़ क्वेश्चंस बनेगा, डेल्टा आईडी रिलेटेड है किससे, आइरिस पैटर्न रिकग्निशन से। आधार बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, द कंपनी रिसेंटली हेल्ड टेस्ट एट मनरेगा इन तेलंगाना एज वेल एज पास द स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन STQC बाई अचीविंग 99% एक्यूरेसी। इस तरह की जो आइरिस पैटर्न रिकग्निशन है ये मनरेगा में तेलंगाना में इसका सक्सेसफुल 99% एक्यूरेसी के साथ टेस्टिंग हो चुका है। फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, कौन कौन सा ट्रेंड्स इमर्ज हो रहा है। हैंड और फिंगर वेन रिकग्निशन, हमारा हैंड हाथ या उंगलियों की जो नसें हैं उनका रिकग्निशन। इट यूज़ यूनिक पैटर्न्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं इन ए पर्सनस हैंड और देयर फिंगर टू आइडेंटिफाई देम। It use infrared light to map them the veins and its recognition is extremely accurate more than retina iris, मतलब रेटिना और आयरस जो हमने सिक्योरिटी पढ़ी उससे भी ज़्यादा सिक्योर है हैंड और फिंगर, हाथ या उंगलियों की जो वेन रिकग्निशन है, नसों की। फिर है 3D फेस रिकग्निशन, इसमें 3 डायमेंशनल फेस रिकग्निशन होता है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है। गेट रिकग्निशन यूज द वे समवन वॉक्स टू आइडेंटिफाई, ये भी आपसे पूछ सकता है कि गेट रिकग्निशन क्या होता है। गेट रिकग्निशन में आदमी के चलने के पैटर्न पे को रिकग्नाइज करता है कि वो कितना कितना मूव, कितना कितना कैसे कैसे चल रहा है, सिंस ईच पर्सन वॉक ए लिटिल डिफरेंट। इसके बाद एक नया टॉपिक है ISO 27000 सीरीज स्टैंडर्ड एंड बेसल रिकमेंडेशन ऑन ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जिसे बोलते हैं उसके लिए बेसल ने कौन कौन से ISO स्टैंडर्ड दिए हैं वो यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ISO 27001 टू, इसका मतलब होता है टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा ISO 27001 किससे रिलेटेड है, तो ये हो गया फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सर्टिफाई इट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसे कौन सा लेना पड़ेगा, ISO लेना पड़ेगा। इट नीड्स टू कंप्लाई विद ऑल रिक्वायरमेंट इन ISO 27001। अगर किसी कंपनी को IT सिक्योरिटाइजेशन के लिए चाहिए, IT सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चाहिए, तो वो कौन सा सर्टिफाई होना चाहिए, ISO 27001 होना चाहिए। ISO 27002 का मतलब क्या हो गया, टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स फॉर्मली नोन एज, इसका पहले नाम क्या, कौन सा स्टैंडर्ड चलता था, ISO 17799, जिसका नाम चेंज होकर 2007 में ISO 2702 पड़ गया। इसका नाम ISO 27002 पड़ गया, इसका पहले नाम था 17799। इसका ये कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है। फिर ISO 27005 क्या है, इसमें 3 ही है, 001, 002, 005।
005 का मतलब है टू कैरी आउट रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क ट्रीटमेंट, जो रिस्क का असेसमेंट करना और रिस्क का ट्रीटमेंट करना, ये रिलेटेड है 5 से। 2 रिलेटेड है कंट्रोल से, 1 रिलेटेड है किससे, उसके रिस्क इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। ISO 27001 establishes what you have to do, but how ISO 2702 describe how। ओके, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछ सकता है आपसे। ISO 2700 का मतलब हो गया, ये बताएगा what you have to do but not how। वो 27001 स्टैंडर्ड बताता है कि आपको क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये कौन बताता है, 27002 बताता है। बेसल रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए बेसल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे। इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 है बोर्ड एंड मैनेजमेंट ओवरसाइट। बोर्ड एंड मैनेजमेंट के रिस्पेक्टिव से कितने प्रिंसिपल हैं, 3 प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल 1 to 2 3। इफेक्टिव मैनेजमेंट ओवरसाइट ऑफ ई बैंकिंग एक्टिविटी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट है, हेडिंग याद रखना है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ओवरसाइट ऑफ ई बैंकिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या होगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट शुड एस्टेब्लिश इफेक्टिव मैनेजमेंट ओवरसाइट ओवर द रिस्क एसोसिएटेड विद ई बैंकिंग एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी पॉलिसीज एंड कंट्रोल टू मैनेज दिस रिस्क। जितने भी IT सिक्योरिटीज़ के रिस्क होंगे, जितने भी हैं, ये बोर्ड और कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे, कंट्रोल करेंगे और अकाउंटेबिलिटी उनकी रहेगी। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी कंट्रोल प्रोसेस। अब उस सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के प्रोसेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर शुड रिव्यू एंड अप्रूव द की एस्पेक्ट ऑफ द बैंक सिक्योरिटी कंट्रोल प्रोसेस। बैंक के सिक्योरिटी कंट्रोल प्रोसेस को कौन रिव्यू करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट करेंगे। अब तीसरा है कंप्रेहेंसिव ड्यू डिलिजेंस एंड मैनेजमेंट ओवरसाइट प्रोसेस फॉर आउटसोर्सिंग रिलेशनशिप एंड अदर थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज। अगर ये तीसरा पॉइंट है, इसमें भी बोर्ड डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट क्या करेंगे, establish a comprehensive and ongoing due diligence and oversight process for managing the bank outsourcing relationship and other third party dependent supporting e-banking। जितना भी ई बैंकिंग जो है थर्ड पार्टी पे सपोर्ट होगा, उसके हर तरीके के डिसीजंस कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड और सीनियर मैनेजमेंट लेंगे। जितना भी आउटसोर्सिंग रिलेशनशिप होगा थर्ड पार्टी से, ये उसको देखेंगे। अब दूसरा आ गया, पहला हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा बोर्ड एंड मैनेजमेंट ओवरसाइट, बोर्ड और मैनेजमेंट, उसमें 3 हो गए। 3 में हमने क्या क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ओवरसाइट, ये भी सारे डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड एंड डायरेक्टर्स लेंगे। फिर इस्टेब्लिश करना कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये भी हो गया, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट करेंगे। तीसरा हो गया कंप्रेहेंसिव ड्यू डिलिजेंस, कौन देखेगा, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज के लिए, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा होगा सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ये प्रिंसिपल 4 से 10 तक है। पहला है अथेंटिकेशन ऑफ ई बैंकिंग कस्टमर, जो भी ई बैंकिंग कस्टमर का यूज़ करेगा उसका अथेंटिकेशन होना चाहिए। बैंक शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू अथेंटिकेट द आइडेंटिटी एंड अथराइजेशन ऑफ कस्टमर विथ होम इट कंडक्ट्स बिजनेस ओवर द इंटरनेट। जितने भी कस्टमर्स ई बैंकिंग यूज़ करते हैं उनका क्या करेगा, सिक्योर अथेंटिकेशन होना चाहिए कि वो किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये हो गया। फिर ये इसमें कितने हैं, प्रिंसिपल 4 to 10 है। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि प्रिंसिपल 4 to 10 इसमें आएगा, सिक्योरिटी कंट्रोल्स में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितना आएगा, 1 to 3 आएगा, इसमें 4 to 10 आएगा। इसके टाइप भी पता होना चाहिए। अथेंटिकेशन ऑफ ई बैंकिंग हेडिंग पता होना चाहिए। नॉन रिपोर्टेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ फॉर ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक शुड यूज ट्रांजेक्शन्स authentication method that promote non-repetitions and establish accountability for e-banking transaction। इसमें क्या होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसमें बैंक शुड यूज़ द ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन, ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए बैंक इसके लिए प्रोसीजर बनाती है। अगला है अप्रोप्रिएट मीजर्स टू इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करना भी बैंक का ही काम है। अप्रोप्रिएट मीजर्स टू इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, कौन सी ड्यूटीज़ किसको करना है, कौन सा वर्क किसको अलॉट करना है, ये भी
इन्हीं को देखना है। प्रॉपर अथराइजेशन कंट्रोल विद इन ई बैंकिंग सिस्टम डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस। जैसे आपने देखा होगा कि डेटाबेस का एक्सेस करने के लिए एक यूज़र होगा, मेकर होगा, एक चेकर होगा। विदाउट अथराइजेशंस कोई भी रीड राइट कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा जितना भी अवेलेबल होना चाहिए वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब कि उसको प्रॉपर अथेंटिकेशन होना चाहिए, रीड करने का राइट करने का। विदाउट चेकर मेकर कॉन्सेप्ट ये नहीं है, अलाउ करेगा। डेटा इंटीग्रिटी ऑफ ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्मेशन, जितना भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके पास अथेंटिसिटी होनी चाहिए उसको चेंज करने की। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ऑडिट ट्रायल्स फॉर ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन, उसका प्रॉपरली ऑडिट होना चाहिए, क्लियर ऑडिट होना चाहिए जितने भी ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, जितना भी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, कहीं पर भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए। अब थर्ड आ गया लीगल एंड रिपुटेशनल रिस्क मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल 11 to 14 है। पहला है अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ ई बैंकिंग सर्विसेज, जितने भी हमारी ई बैंकिंग सर्विसेज हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा है प्राइवेसी ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन, जो हमारी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी होनी चाहिए, वो किसी थर्ड पार्टी या किसी को बेचना नहीं चाहिए, किसी कहीं पर पब्लिक नहीं करना है। कैपेसिटी बिजनेस, अगला है 13 कैपेसिटी बिजनेस कंटिन्यूटी एंड कंटिजेंसी प्लानिंग टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ई बैंकिंग सिस्टम एंड सर्विसेज। जितनी भी हम ई बैंकिंग सर्विसेज देते हैं अपने कस्टमर्स को, वो हमें इंश्योर करना है कि कंटिजेंसी होनी चाहिए उसमें और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी इश्यूज़ आ गया तो वो सर्विसेज हमारी स्टॉप हो गई, वो आपको बैंक को उसको ध्यान में रखना है। अगला इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग, अगर कुछ भी इंसिडेंट हो गया तो उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस ले रखे हैं। अचानक से कुछ इशू हो गया, आपका नेटवर्क डाउन हो गया, तो जैसे बैंकों में डीसी डेटा सेंटर होता है, एक डेटा रिकवरी सेंटर होता है। डीसी अगर मैं डीसी एक सर्वर में कुछ दिक्कत हो गई तो वो हमें डीआर में कनेक्ट कर देते हैं, इससे ई बैंकिंग सर्विस में इफेक्ट नहीं होता है। ओके दोस्तों, इसके आगे पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।